बात 1915 की है, जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे तो उन्होंने उस वक्त की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था। उस वक्त कांग्रेस के मुख्य लोग मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद, एमी बसंत और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े लीडर्स माने जाते थे। इन सब में ये तय था कि आने वाले समय में इन्हीं में से किसी एक के हाथ कांग्रेस की कमान आने वाली है। लेकिन महात्मा गांधी के भारत आने के बाद ये सब बदल गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 2 साल तक पूरे भारत की यात्रा की और आखिर में चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। इस एक आंदोलन के बाद अचानक से गांधी जी पूरे भारत में मशहूर होने लगे। उसके बाद सन 1919 में अंग्रेजों ने रोलैट एक्ट पास कर दिया, जिसमें प्रेस की आजादी को एक सीमा के अंदर बांध दिया। इसके बाद गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। उस समय बाल गंगाधर तिलक देश के बाहर थे, क्योंकि उस दौरान वह इंग्लैंड में अपने खिलाफ एक केस को लड़ रहे थे। जब वो केस खत्म करके भारत लौटे तो तब तक महात्मा गांधी हर एक भारतीय के दिल में जगह बना चुके थे। उसी समय सन 1920 में बाल गंगाधर तिलक का स्वर्गवास हो चुका था। एनी बसंत और स्वामी श्रद्धानंद जैसे लीडर्स अपनी पहचान खो चुके थे। बचे थे सिर्फ जिन्ना और महात्मा गांधी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना एक सफल वकील जरूर थे, लेकिन वे गांधी की तरह एक महान नेता नहीं बन पाए थे, क्योंकि कांग्रेस उस समय इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जनता के साथ जुड़ने लगे तो उनका कद और भी बढ़ गया, जिसके चलते जिन्ना भी अपनी पहचान खो चुके थे। इसके बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे, जिसके बाद जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। एक समय ऐसा भी था जब 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात किया करते थे। उन्हें पाकिस्तान जैसे विचार में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी को उनकी जगह पर एक बहुत बड़े नेता के तौर पर खड़ा पाया तो उन्हें कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा। बात 1942 की है। उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। हर एक भारतीय इसी आंदोलन से जुड़ रहा था। ऐसा बताया जाता है कि उस आंदोलन के कारण ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन गांधी जी पर कई किताब लिखने वाले रामचंद्र गुहा सहित कई इतिहासकार इस आंदोलन को एक विफल आंदोलन के तौर पर भी देखते हैं। इसका कारण ये भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी, नेहरू और पटेल सहित कई कांग्रेस के नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था और सुभाष चंद्र बोस तो पहले ही देश के बाहर थे। ऐसे में देश में उस समय कोई बड़ा नेता नहीं था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम समाज के साथ अपने जीवन की दूसरी पारी खेल रहे थे, क्योंकि उस समय जिन्ना को भारत की जनता ने एक नेता के तौर पर पूरी तरह से नकार दिया था। सन 1936 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीट जीती थी। मुस्लिम लीग की उम्मीद थी कि वह बंगाल और पंजाब में तो जरूर जीतेंगे, लेकिन वे वहां पर भी हार गए थे। जहां पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई, वहीं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने उन्हें हरा दिया था। इस तरह कांग्रेस को पूरी 760 सीट पर जीत हासिल हुई और मुस्लिम लीग को सिर्फ 109 सीट पर जीत मिली। उस समय मुस्लिम लीग एक छोटी सी पार्टी थी और भारत के मुसलमानों को भी उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन 1942 में जहां कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और सरकार से इस्तीफा दे दिया, वहीं मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया और कांग्रेस के जमीन पर ना रहने की वजह से उन्होंने जनता के बीच में अपना बेस मजबूत किया। इसीलिए जब दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद कांग्रेस के लीडर्स जेल से बाहर आए तो राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे। उस समय मुस्लिम लीग पार्टी एक मजबूत पार्टी बन चुकी थी जो किसी को भी टक्कर दे सकती थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर एक सरकार बना सकते हैं और बंटवारे को रोक सकते हैं। जब अंग्रेजों ने सन 1946 में घोषणा की कि वह भारत को छोड़ देंगे तो एक कैबिनेट कमीशन बनी, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ही ये बैठकर तय करना था कि भारत की पहली सरकार कौन होगी और उसमें कौन शामिल होगा और किस तरह से आगे देश को चलाया जाएगा। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए कुछ आश्वासन ले लिए थे ताकि एक आजाद भारत में मुस्लिम को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रण भेजा तो नेहरू जी ने एक शर्त रखी कि कैबिनेट पिछले किसी भी फैसले और आश्वासन को नहीं मानेगी और वह शुरू से ही हर मुद्दे और फैसले पर काम करेगी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भली भांति जानते थे
कि अगर सभी मुद्दों पर शुरू से दोबारा चर्चा करनी पड़ी तो सालों से जिन मुद्दों पर सहमति बनाने में वो कामयाब हुए थे उन्हीं मुद्दों पर उन्हें फिर से बहस करनी पड़ेगी। क्योंकि कैबिनेट कमीशन में ज्यादातर हिंदू ही थे, इसीलिए उन्हें डर था कि उनकी ज्यादातर मांगे नहीं मानी जाएगी। इसी के चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने उस कैबिनेट का हिस्सा बनने से मना कर दिया, जिससे एक अखंड भारत का सपना यहीं पर खत्म हो गया। अगर आप देखें तो इस वक्त जिन्ना से बड़े विलन तो नेहरू थे, जो अपने अहंकार में चूर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग को 1936 की पार्टी समझ रहे थे, जिसके पास जनता का कोई सहयोग नहीं था। इसीलिए वह समझ रहे थे कि वे अपनी राजनीतिक ताकत से मुस्लिम लीग की ताकत को दबाने में कामयाब हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों का भी नेतृत्व करने वाली पार्टी बन जाएगी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना न सिर्फ इन 10 सालों में मजबूत हुए थे, बल्कि वह नेहरू की चालों को भी भली भांति समझ चुके थे। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट कमीशन का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। इसके बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को और तेजी से शुरू कर दिया, क्योंकि जिन्ना को पता चल चुका था कि उन्हें कैंसर है और वह ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। इसीलिए उन्हें हर हाल में पाकिस्तान की मांग को पूरा करवाना था। बस यहीं पर कांग्रेस पार्टी मात खा गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर जिन्ना की बीमारी का पता कांग्रेस और नेहरू को चल जाता तो शायद वे जिन्ना पर ज्यादा जोर नहीं डालते और किसी भी शर्त पर उन्हें कैबिनेट कमीशन का हिस्सा बना लेते, क्योंकि नेहरू जी अच्छे से जानते थे कि जिन्ना के अलावा मुस्लिम लीग में कोई भी इतना दम नहीं रखता जो उन्हें टक्कर दे सके। अगर 1947 में अखंड भारत आजाद होता तो 1952 के चुनाव से पहले ही जिन्ना की मौत हो चुकी होती। जिस तरह से उस वक्त कांग्रेस अपने चरम पर थी, तो ये तय था कि वही आगे चलकर जिन्ना के बाद पूरे देश की बागडोर संभालेगी। लेकिन जिन्ना भी एक बहुत चालाक राजनीतिज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बीमारी की बात सभी से छुपा कर रखी थी। अपने आखिरी दिनों में जिन्ना इतने उत्तेजित हो गए थे कि जो जिन्ना कभी हिंदू मुस्लिम की एकता की बात किया करते थे, उसी जिन्ना ने बाद में मुस्लिम के लिए एक अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया था। और फिर उस देश को लेने के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का भी ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से बंगाल सहित भारत के कई मुस्लिम बाहुल राज्यों में हिंसा भड़क उठी। और इसी दबाव में आकर कांग्रेस और माउंटबेटन को आखिरकार जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को मानना ही पड़ा। एक बात साफ थी कि कांग्रेस में कोई भी नहीं चाहता था कि भारत का बंटवारा किसी भी रूप में हो, लेकिन उनकी कुछ गलतियों ने इस बंटवारे के रास्ते को आसान बना दिया था। सन 1956 में जब एक इंटरव्यू के दौरान नेहरू से पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने भारत का बंटवारा क्यों होने दिया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन वे जिन्ना और मुस्लिम लीग से लड़ते लड़ते थक चुके थे और फिर उनके पास बंटवारे के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ये कुछ इतिहास के वो पहलू थे, ये अगर अलग ना होते तो शायद भारत का बंटवारा ना होता। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? आप किसी बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं, नेहरू, जिन्ना या फिर गांधी या फिर किसी और को? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इतिहास के कुछ ऐसे ही पहलुओं के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।